हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। तो फाइनली वो दिन आ गया है। आप सभी ने बहुत मेहनत करके अपना स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किया है और काफी टाइम से सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और डे टू डे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कहूंगी, क्योंकि एक जो बहुत क्रिटिकल स्टेप था ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हैं। दिस इज जस्ट अनदर स्टेप जो आपको बहुत स्किलफुली, थॉटफुली और एक अपना जो है माइंड को काम करके अपीयर करना है। ये सबसे पहली बात। साथ में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करूंगी इससे रिलेटेड कि एग्जाम देते हुए, एग्जाम से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जब आपके पास आपके हाथ में आपकी आंसर की होगी, तो ट्राई टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। वहां पे आपको बहुत हल्के में चीजें नहीं लेनी है। जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पे अगर मेंशन की है उसको अच्छे से पढ़ना है। कितना टाइम मेंशन किया है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, या कहाँ पे। कई बार जैसे आपका जो डीएओ का एग्जाम था उसमें 18 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो कई लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था कि 18 में से 15 सेलेक्ट करने हैं। बस शुरू किया और लास्ट तक कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। जितना मुझे आइडिया हुआ है तो वहां पे क्वेश्चन लिखा होगा या क्वेश्चन नंबर डला होगा, और फिर उसके साथ जो है कुछ शीट अटैच होती है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर नेक्स्ट मतलब नंबर मेंशन होता है, फिर नेक्स्ट कुछ शीट्स अटैच होती है जितना मुझे पता चला। तो मतलब वो 5-6 शीट्स जो उन्होंने बताई है कि वो अटैच होंगी, उसके अकॉर्डिंग उतने ही स्पेस में आपको मैनेज करना है अपना आंसर। चाहे आपको बहुत ज्यादा आता हो या बहुत कम आता हो, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शीट के अकॉर्डिंग, उसी स्पेसिंग के साथ आप मैनेज कीजिए। मान लो कम आता है तो थोड़ा स्पेस कर करके अपना थोड़ा फ्लो चार्ट बना के मैनेज कर देना। अगर आपको ज्यादा आता है और क्वेश्चन के लिए टाइम है, लिख सकते हैं, उसमें मटेरियल ज्यादा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करते हुए, पूरा हेडलाइन डालते हुए उसको मैनेज करके लिखिए। साथ में उस एग्जाम का क्या फॉर्मेट है उसको अच्छे से पहचानिए पहले तो, कि एग्जाम का जो है किस फॉर्मेट में है, कितने क्वेश्चन है। आप जानते हो ऑलरेडी कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है ना। तो उसमें बहुत कुछ वैसा नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में भी मार्किंग स्कीम उसका क्या है, तो आप जानते हो कि वहां पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 10-10 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पार्ट में होते हैं। तो जो पार्ट में क्वेश्चन है उनको फिर वैसे ही अटेम्प्ट करना है, कि अगर मान लो एक क्वेश्चन के भी और सब पार्ट दे दिए 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर वो बनता है जिसके 2 पार्ट हो गए, तो मतलब 10 में से दो दो पार्ट। तो 5 में भी अगर 3-4 पॉइंट और लिख दिए हैं, तो मतलब उनकी 1-1 की नंबरिंग या 2-2 की नंबरिंग होगी। तो वो आपको ध्यान देना है कि एक 10 क्वेश्चन का उन्होंने डिवीजन बनाया है, या फिर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन का ही उसके पार्ट को भी डिवीजन में लिख दिया है, तो उतना ही आप अटेम्प्ट कीजिए, उतना ही लिखिए। तो मार्किंग स्कीम का खासकर ध्यान रखना है। 10 मार्क्स का है तो इलैबोरेटिव वे में डेफिनेटली आपको मेंशन करना होगा, और अगर शॉर्ट है तो उसको शॉर्ट वे में ही हेडलाइन के साथ उसको मेंशन कीजिए। देन स्कैन द एंटायर पेपर। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन देखा लिखना शुरू कर दिया। पहले एक बार आप सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि अगर जो डीएओ के एग्जाम का ही पैटर्न फॉलो होता है तो वहां पे 18 क्वेश्चन दिए गए थे और उसमें से अटेम्प्ट करने थे 15। तो मतलब आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 15 जो आपके बेस्ट हैं, तो वो ध्यान दीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, उससे रिलेटेड वहां पे ज्यादा क्वेश्चन है, तो पहले आप उनको ध्यान रखिए कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है। तो पूरे पेपर को स्कैन कर लेना है, अपने माइंड में वो सेट कर लेना है बाद में, ताकि बेचैनी ना हो कि ये करना था, वो कर लेती, वो करना था, ये कर लेती। तो पहले ही क्वेश्चन को देख लेना है, प्रायोरिटाइज करना है कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। साथ में जब आंसर लिखोगे तब भी वो चीजें प्रायोरिटाइज करनी है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को प्लान करना है। देन प्लान योर टाइम वाइसली। टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनसे भी डीओ का जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब हमें एग्जाम टाइमिंग मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ गई थी। तो ऐसा नहीं करना है आपको इस चीज का खासकर, क्योंकि यही ड्रॉबैक होता है ना, कि टाइम मैनेज नहीं कर पाई। शुरू शुरू में बहुत अच्छे से हमने लंबे लंबे लिख दिए हैं, लास्ट में हम अच्छे से नहीं लिख पाए, लास्ट में पूरे छूट ही गए। तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी आपके जैसे मॉक टेस्ट होते थे, तो मॉक टेस्ट के जिन भी डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी आंसर शीट्स शेयर की थी और मैंने चेक किया है, तो मुझे ये आउटकम मिला कि जिन्होंने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, चाहे उन्होंने कम मैटर लिखा है या कैसा भी मैटर उन्होंने मैनेज करके लिख दिया है, लेकिन जिन्होंने A to Z पूरे 15 अटेम्प्ट किए हैं, 15 के 15, उन्हें ज्यादा मार्क्स मिले हैं। जिन्होंने एक भी क्वेश्चन को स्किप किया है उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं। तो अगर आपने ऐसा किया, आपने सिर्फ स्टार्टिंग के तो बड़े बड़े करके टाइम दे दे के लिख दिया है, लेकिन स्टार्टिंग के छूट गए, तो समझ लो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह गई। तो पहले ही टाइम कैसे मैनेज करोगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम है, और हर आवर में 60 मिनट है, 180 मिनट है। और क्वेश्चन कितने होंगे? 15। तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिल रहा है। फिर भी 12 मिनट मत लेकर चलो, आप हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लेकर चलोगे। आपके रूम में कहीं ना कहीं तो क्लॉक लगी होगी, अगर वो आपको रिस्ट वॉच अलाउ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्लॉक होगी। उसकी तरफ ध्यान रखिए, कहाँ पे क्लॉक है, सही चल रही है, नहीं चल रही, पहले ही बदलवा लो अगर नहीं चल रही तो, क्योंकि बहुत क्रूशियल है। हर क्वेश्चन को 10 मिनट देना है ना, क्योंकि बफर टाइम भी आपको लेकर चलना है। बाय चांस कहीं कम रह गया तो बाद में लिख दिया, उसमें और पॉइंट्स ऐड कर दिए। हर क्वेश्चन को 10 मिनट। तो फिक्स कर लो कि इस क्वेश्चन को 10 मिनट में कैसे लिख पाओगे, बिल्कुल फिक्स। 10 ही मिनट देना। मान लो नहीं कर पाए, वहीं छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि आगे नहीं कर पाओगे अगर टाइम वहां पे रुक गया। तो ये 12 मिनट भूल जाओ, आपको 10 मिनट ही हर क्वेश्चन के लिए याद करना है। और इसको हल्के में नहीं लेना है, अदरवाइज लास्ट के क्वेश्चन रह जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो बेटर कि इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है।
तो देखो 10 मिनट में हर क्वेश्चन करना है, नहीं तो आगे बढ़ो, 10 मिनट में हर क्वेश्चन करना है, नहीं तो आगे बढ़ो, जो लास्ट में टाइम मिलेगा तब मैनेज करना। स्टार्ट विद व्हाट यू नो, पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता है, इस चीज को भी हल्के में नहीं लेना, जो अच्छे से आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो, देन आप दूसरा कोई सोचो, क्योंकि अदरवाइज बहुत बेचैनी होती है कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पहले ही आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे अगर गलत क्वेश्चन को या जिसको कम आता है वो अटेम्प्ट करोगे, स्टार्टिंग में ही लगेगा। और ये भी इम्पैक्ट होता है कि जो एग्जामिनर भी होता है वो भी देखता है कि क्वेश्चन कैसे अच्छे से लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए, शुरू में ही गलत तो नहीं लिख दिया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने काटा पीटी पूरा कर दी है, काट काट के लिख रहे हो, गलत तरह से लिख रहे हो, तो वो डेफिनेटली किसी भी इन्विजिलेटर को बुरा इंपैक्ट जाएगा, है ना। इस एग्जाम को आप यही सोच के लिखना कि अगर आप एग्जामिनर हो, आप इन्विजिलेटर हो, तो आप कैसा चाहोगे कि आपके पास आंसर की आए, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है उनके पास भी बहुत टाइम नहीं है, वो भी अपने बिजी है, कहीं अच्छी जगह वो ऑलरेडी वर्किंग है, तो उनके पास वैसे ही कम टाइम है ना। वो भी चाहते हैं कि साफ सुथरा उनको देखने को मिले तो वो अच्छे मार्क्स दें, अदरवाइज उनको कोई नुकसान नहीं है कम मार्क्स देने में, है ना। जैसे मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया तो मैं उसी तरह से सोच पाऊंगी कि अगर आपको कैसे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, जो अच्छे से आते हैं उनसे शुरुआत करनी है, और जो नहीं भी आता है तो उसमें कुछ हेडलाइन लिखिए, और फिर उसके पॉइंट्स को प्लान कीजिए कि क्या बेटर बेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन पहले जो आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, देन नेक्स्ट पे मूव कीजिए। क्लियर। तो स्टार्ट विद व्हाट यू नो, दिस इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग। आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर करना है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, मान लो ओज से ही क्वेश्चन बन गया, तो पहले उसकी परिभाषा, जैसे आपने बताई कि ओज की परिभाषा क्या है, फिर ओज कितने प्रकार का बताया है, ओज के प्रमाण क्या है ना, ओज की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओज के पर अपर भेद कैसे हैं, उनका अलग अलग आचार्यों ने कितना उसका प्रमाण बताया है, अंजलि प्रमाण के अनुसार कैसा बताया है, ओज क्षय के लक्षण क्या है, ओज वृद्धि के लक्षण क्या है, ओज क्षय के कारण क्या है, ओज क्षय की चिकित्सा क्या करेंगे। मान लो जो क्वेश्चन बना है उसको इलैबोरेटली उस वे में आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर ओज व्यापद कितने प्रकार की है, विस्तरण से है, व्यापद है, क्षय है, उनको फिर इलैबोरेटिवली लिखिए। तो अच्छे से स्ट्रक्चर करना है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपने विवेक दुर्बल विष्णु ध्यायति जितेंद्रिय उसका क्षय लिख दिया, नहीं। आप पे जो क्वेश्चन बना है कोशिश कीजिए कि पहले आप उसका डेफिनेशन क्या है, जैसे जब मैंने आपको ये कब पढ़ाया है एपिडेमोलॉजी, तो उसमें मैंने बताया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो भी क्वेश्चन बने, आपको पहले उसको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, उसकी हेडलाइन पे खास ध्यान देना है। जितने नोट्स आपको दिए हैं आज और कल में उसकी हेडलाइन रिवाइज कर लो, अंदर का मैटर आप लिख दोगे, हेडलाइंस को पहले लिखना है। कोई भी डिजीज आपसे पूछी, चाहे कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे उसमें डायबिटीज कैंसर ये सब दी हुई है आपके सिलेबस में, तो पहले आपको उनकी डेफिनेशन लिखनी है ना। डेफिनेशन मेंशन करना है, फिर डेफिनेशन के बाद मैंने कहा था कि उसका क्या एपिडेमोलॉजी ऑफ दोज डिजीज है, तो उसकी एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड लिखना है ना। फिर उसके बाद जैसे एपिडेमोलॉजी में आ जाएगा उसका कितना इंसिडेंस है, कौन सी कंट्री में ज्यादा मिलती है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा मिलती है, मेल में ज्यादा मिलती है, फीमेल में ज्यादा मिलती है ना, वो सब आप बता दोगे। देन उसके बाद फिर उसकी जो है क्या इटियोलॉजी है, क्या कारण है उस डिजीज का, चाहे वो कोई भी डिजीज आ गई, तो ये बेसिक पॉइंट को याद रखना है। अब बेसिक पॉइंट में भी इटियोलॉजी में मैंने कहा था कि वो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है, वो एनवायरमेंटल तो नहीं है, वो हार्मोनल तो नहीं है ना, वो एक्सीडेंटल तो नहीं है, तो ये बेसिक चीजें आपको मेंशन करनी है, वो आप इलेबोरेट कर सकते हो। फिर इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे क्रिएट हुई, तो उसकी आपने पूरी संप्राप्ति बता दी है पैथोफिजियोलॉजी। फिर उसके बाद आपने उसके पॉजिटिव फैक्टर बता दिया कि किन किन कारण से वो होती है, चलो इटियोलॉजी में आ जाएगा पॉजिटिव फैक्टर, फिर पैथोलॉजी बता दी। इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स आपने मैनेज कर दिया, जिस भी तरह से जो भी डिजीज का क्लासिफिकेशन है। देन उसके बाद आप उसका मैनेज उसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, फिर आपने एक पॉइंट बनाया नीचे, क्लिनिकल फीचर क्या है या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, फिर उसके बाद उसकी प्रिवेंशन कैसे, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, फिर उसके बाद उसका प्रिवेंशन कैसे करोगे। तो ये हेडलाइन आपको सभी में यूज करनी है, कोई भी डिजीज से एपिडेमोलॉजी से क्वेश्चन बन गया है ना, या फिर कोई भी चलो रचना शरीर से बन गया, जैसे मैंने कहा ओज से, तो डेफिनेटली पहले उसकी व्युत्पत्ति उत्पत्ति परिभाषा भेद, है ना, या कोई डिजीज से क्वेश्चन बन गया है आयुर्वेदा की डिजीज से, तो पहले उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति, फिर उसका क्या निदान बताया है, फिर उसके निदान से क्या जो है संप्राप्ति होगी, संप्राप्ति घटक क्या होगी, संप्राप्ति चक्र बना दिया, फिर उसके जो है विशेष लक्षण क्या मिलेंगे, सामान्य लक्षण विशेष लक्षण, फिर उसके बाद जो है क्या उसकी चिकित्सा आप करेंगे, चिकित्सा में भी आप कैसे उसका पहले बताते हैं कि किन के द्वारा आप चिकित्सा कर सकते हैं, फिर कैसे जो है आपने संशोधन है संशमन, संशोधन में कौन कौन सी कर सकते हैं, संशमन में आपने सामान्य चिकित्सा तो वो बहुत इलाबोरेटिवली आपको लिखना ही होगा। ठीक है। तो इन पे खास ध्यान देना है, आंसर को पैराग्राफली बड़ा बड़ा नहीं लिख कर आना है, बहुत थोड़ा स्मार्टली काम करना है, क्योंकि देखो तैयारी तो सबने की है, एग्जाम सब देंगे, लेकिन मार्क्स कौन गेन कर सकता है, जो हटके हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, शिवखेड़ा जी ने कहा है। तो आपको वो अलग काम ही करना है, वो बेस्ट वे में अपना जो है आंसर लिखना है। तो जैसे भी मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं सब में साथ साथ बताया है कि उसका बेस्ट क्या होगा, उन्हीं को बस फॉलो करना जैसा जिस टॉपिक में बताया है, क्योंकि डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन आयुर्वेदा का है, मॉडर्न का है, कौन सा क्वेश्चन है। बी फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ओज से क्वेश्चन बना है लेकिन आपने सारा मज्जा पे अस्थि पे किसी और धातु पे लिख दिया, आपने आहार पे लिख दिया है पूरा आंसर, या फिर अगर मान लो मधुमेह से क्वेश्चन बना है, आपने सारा मधुमेह पीड़िका या फिर आपने कुछ एक्सप्लेन कर दिया, है ना। मतलब जो क्वेश्चन है आपको उसी से रिलेटेड लिखना है, जहां से जो बना है उसी से रिलेटेड उसी पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है उसी के पॉइंट्स पे। मतलब ज्यादा फैरान में उतना समझ जाएगा, इन्विजिलेटर भी समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है।
नहीं भी आता तो भी कोशिश कीजिए कि जितना बेस्ट पॉसिबल वे में काम रह के उसको रिकॉल कीजिए कि कहाँ कहाँ आपने रेफरेंस पढ़ा है, कहाँ उससे रिलेटेड आप मैनेज करके हेडलाइन लिख के उसके इलाबोरेट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। आपकी साफ हैंडराइटिंग होगी तो इन्विजिलेटर को पढ़ने में अच्छा लगेगा, वो आपके अच्छे मार्क्स देगा। आप ये मत सोचना कि आपको आंसर नहीं आता तो घुमा फिरा के कीड़े से लिख दिए और मार्क्स तो मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैटर करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। फिर भी जिनकी नहीं है, आपको भी परेशान नहीं होना, थोड़ा सा स्पेयरिंग वे में लिखना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा और खुले वे में लिखना। जिनकी हैंडराइटिंग पहले से ही उतना अच्छा नहीं है, जितना हो सके काम रह के अपना पेन पहले से ही चूज करके लेके जाओ कि किसमें आप अच्छा लिख पा रहे हो, किसमें आप स्मूथली लिख पा रहे हो। ऐसा नहीं है पेन जल्दबाजी में सुबह सुबह शॉप से वो खरीद लिया जो चल ही अच्छे से नहीं रहा, जिसमें आप स्मूथली लिख ही नहीं पा रहे, पेपर पे अटक रहा है। इन चीजों का फर्क पड़ता है, आप प्लीज इन चीजों का खास ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, साफ सुंदर ही लिखना। और अगर टाइम कम भी रह जाता है, अगर टाइम मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा सा लिख पाओगे। टाइम कम रह जाता है तब लास्ट में हम कम अच्छा लिख पाते हैं। उसमें भी कोशिश करना कि जितना इलाबोरेटिव पॉइंट वाइज अपने मेन पॉइंट को थोड़ा बड़ा अच्छे से लिखते हुए आगे आगे बढ़ते गए। या मान लो अगर लास्ट में भी कई बार नहीं लिख पाते ना, तो उसको फ्लो फ्लो में लिख दिया कि पहले ये होता है फिर ये होता है, थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप के बना दिए। इन चीजों का भी इंपैक्ट पड़ता है। या पॉइंट वाइज आपने बना दिया, उन चीजों का इंपैक्ट करता है। देन सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल एंड एविडेंस। जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके एग्जांपल्स लिखिए, क्या बताया है। जैसे आपने एनेस्थीसिया पढ़ा था, तो जो भी एनेस्थीसिया के अगर मान लो टाइप बता रहे हो, इनहेलेशन वाले हैं या फिर रीजनल है, फोकल है, अलग अलग टाइप के आपने पढ़े हैं कि जनरल एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया है, तो या फिर एमएससी वाला टाइप बताया था, तो उसको एग्जांपल जरूर मेंशन करना है कि किस कंडीशन में आपको जो है जनरल एनेस्थीसिया यूज करना है, किस कंडीशन में आपको जो है रीजनल यूज करना है, लोकल यूज करना है। उसके एग्जाम्पल सबके जरूर मेंशन कीजिए। या फिर कोई आयुर्वेदिक भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी व्याधि से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो चाहे उसकी चिकित्सा पूछिए, तो उसके भी जैसे हम लिखते हैं कि उसके चूर्ण में हम कौन कौन से दे सकते हैं, तो वहां मैंने आपको पहले ही बताया था काय चिकित्सा पढ़ाते हुए कि जब भी आप चिकित्सा बताओगे तो आपको सही सीधा जो है रस, भस्म, घृत, इन सब से शुरुआत करके चूर्ण, घृत, आसव, अरिष्ट, क्वाथ, गुग्गुल, सबके एग्जाम्पल, मात्रा वो लिखने हैं, वो बतानी है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन जितना हो सके उनके अगर आप एग्जाम्पल लिखते जाओगे तो उनका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, वो मैटर करती है चीजें। देन जो भी क्वेश्चन देखोगे ऐसे नहीं है चलो अगले पे, नहीं, एक बार जस्ट सेकंड्स के लिए उससे नजरें उस पे घुमा लो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं या क्या गलती हो गई, ताकि वो दोहराई ना जाए। तो जो भी आंसर लिखा है उसको रिव्यू करो, हल्का सा रिवाइज करो, क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कुछ बाद में याद आ रहा है तो फिर आके लिख दो। ठीक है, कई बार होता है बाद में चीजें आती है, ये याद लिख दिया तो वो उसे ऐड कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है पेपर जस्ट करा है और छोड़ दिया, बाद में बंद करके दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन ही स्किप हो जाता है, पता चला आपने 14 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको पता नहीं चला, है ना, कुछ ऐसा मिसप्लेस ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ही रह गया। वो उन चीजों का खास ध्यान रखना है पूरी आंसर शीट के लिए कि आपने वो क्वेश्चन कैसा लिखा, कितने क्वेश्चन किए हैं, ज्यादा या कम तो नहीं कर दिए। इन चीजों का खास ध्यान रखना है। कोई ये क्वेश्चन में गलती हो गई तो अगले में ध्यान रखना है। यूज टाइम वाइजली अगेन, क्योंकि सब यही कहते हैं कि टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, सबका यही एक्सक्यूज होता है। तो बेटर बाद में वो चीजें एक्सक्यूज ना बने, बाद में आपके हाथ में सीधा जॉब आए, आपके लिए इंटरव्यू कॉल आए, आपके लिए वो एक्सक्यूज ना रह जाए कि टाइम कम रह गया। तो मैंने कहा हर क्वेश्चन को 10 मिनट देना है, 10 ही मिनट देना, अगले पे बढ़ जाना, फिर 10 मिनट दे के अगले पे बढ़ जाना। बाद में जो आपको मिलेगा टाइम, स्पेयर टाइम जो हमने कहा है, उसी में आके वापस पॉइंट पूरे करना। ये सोचोगे नहीं नहीं इसमें तो मुझे बहुत आता है, मैंने तो यही सब्जेक्ट पढ़ा है, या तो मैं इसी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे तो इसमें अच्छा खासा लिखना है, इसमें मार्क्स गेन हो गए, आगे में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने वही सबका ऑब्जर्व किया है, जिसने एक भी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया है उनको कम मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जिन्होंने हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कर लिया है अटेम्प्ट टाइमली, उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो टाइम का बहुत खास ध्यान रखना है। अंत में ये एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। जो भी कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन गया, उसको कैसे हैंडल करोगे, नहीं आता उसके बारे में, आपने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दिया है, तो उसके बारे में जो बेस्ट पॉइंट हो सकता है ना, जैसे हम कोई भी टर्म बनती है तो मैं वो बात बात बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बन गया, जहां भी हो सकता है आप निरुक्ति बता सकते हो, व्युत्पत्ति, भेद, आयुर्वेदा की जो टर्म से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो हेडलाइन लिखते हुए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिख दिया। मान लो गर्भ व्यापक से ही सीधा क्वेश्चन बन गया, आपने पढ़ा भी नहीं है कौन से गर्भ व्यापक है, तो गर्भ व्यापक से क्वेश्चन बना, क्या कर सकते हैं, पहले आपने थोड़ा गर्भ की जो है डेफिनेशन बता दी, है ना, गर्भ की ये परिभाषा है, फिर गर्भ की जो है उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है, पहले गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, चलो तो वो भी थोड़ा बहुत हल्का बता दी, ये होता है। फिर उससे संबंधित, अब क्योंकि क्वेश्चन बना है व्यापक से, है ना, मासानुमासिक लिख के आओगे क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, फिर भी शुरुआत कैसे कर सकते हो, गर्भ की डेफिनेशन आपने बताई है। फिर उसके बाद उसके व्यापक से संबंधित आचार्य चरक का जितना आपको याद आता है कि आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में गर्भ व्यापक का वर्णन किया, उसको स्टेटमेंट में थोड़ा बना दिया। जो जो भी याद आती है, चाहे वो आपको गर्भाशय याद आ रहा है, गर्भ वृद्धि आ रही है, गर्भशोष याद आ रहा है, वो सब लिख दिया। बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा कि उपविष्टक है, नागोदर है, वो सब शारंगधर के पॉइंट्स लिख दिए, मक्कल बताए हैं उन्होंने, या फिर आचार्य शिष्टचरक ने जो बताया है, उन्होंने द्विरेता कहा है, नपुंसक कहा है, पवन इंद्रिय कहा है, संस्कारवाही कहा है, नरषंड नारीषंड, है ना, मतलब जो भी दिमाग में आए उन एग्जाम्पल को फिर पॉइंट पॉइंट वाइज लिख दिया। नहीं आता है तो आचार्य चरक ने इसका मूल रूप से या व्याख्याति मतलब मतलब इसका वर्णन करते हुए यहाँ पे वर्णन किया, उसका रेफरेंस बता दिया,
है ना? कुछ तो ज़रूर लिखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी 18 क्वेश्चन है, अगर आपने सारा भी सिलेबस लिखा है ना, 15 क्वेश्चन तो आ ही जाएँगे। नहीं भी आता है, तो उसकी व्याख्या करते हुए कुछ-कुछ हिंदी में टर्म्स या पॉइंट-पॉइंट में बना देना अपनी तरफ से जितना हो सके। मान लो जैसे मैंने कहा कोई भी डिज़ीज़ आ गई, तो उसकी डेफिनिशन लिख के जो भी माइंड में लिख दिया। एटलीस्ट हेडलाइन आपने लिख दिया कि क्या डेफिनिशन है, क्या एटियोलॉजी है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है और क्या उसका मैनेजमेंट। वो सब आपने लिख दिया। मतलब पहले हेडलाइन बना दी, फिर इलैबोरेट कर दिया। सर्जरी से क्वेश्चन बन गया या शल्य से बन गया, तो उससे रिलेटेड जलोकावचरण से बन गया। तो जितना आपको याद आता है कि जलोका के ये प्रकार होते हैं, जलोका की ये व्युत्पत्ति है, परिभाषा कही गई है, जलोन सर्विश है, निर्विश है, एग्जाम्पल आए तो लिख दिए। फिर जलोकावचरण में जो भी आपने अपनी बीएमएस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी भी उससे रिलेटेड कोई केस देखा हो, कभी जलोकावचरण किया हो, वो सारा पॉइंट पॉइंट करके आपने लिख दिया। कोई भी प्रोसीजर से क्वेश्चन बन गया, जैसे जलोकावचरण ये सारे या पंचकर्म से बन गया, तो उसमें क्या लिखोगे? पूर्व क्या है, प्रधान क्या है, उसके बाद ऐसे लिख दिया। कोई भी प्रोसीजर से बन गया तो प्री ओप ओप क्या करते हैं, इन दैट प्रोसीजर क्या मैकेनिज्म है, या आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो उसको इलैबोरेट कर देना बस, है ना? जैसे बस उसको ये क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना है ना? इन सब पे डिपेंड करेगा। जैसे उपस्तंभ से ही क्वेश्चन बन गया, तेरा उपस्तंभ है, या मज्जा से क्वेश्चन बन गया, कोई धातु से बन गया, जितना उसके बारे में आपको आता है। जैसे मैं बताती हूँ, कोई सिर्फ ये क्वेश्चन बना था वैसे तो त्रिदोष से, त्रिदोष का आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है डीओ के एग्जाम में, मान लो सप्त धातु से बन गया, तो पहले तो धातु की डेफिनेशन क्या है, सप्तुक्त धातु से बना तो धातु की डेफिनेशन क्या है, कौन-कौन सी धातुएँ हैं, फिर उन धातु से संबंधित जितना आपको आता है उसका पंचकर्म पंचमहाभौतिक संघटन क्या है, उनके मल क्या है, उनकी उपधातु क्या है, उनके क्षय वृद्धि के लक्षण क्या है, जितना भी याद आए हेडलाइन लिखते-लिखते उनके छोटे-छोटे पॉइंट बना देना, जिनकी चिकित्सा क्या है, जितना भी याद आए। ठीक है? क्योंकि टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, सब्जेक्ट कौन-सा है, एंड ट्राई टू बी द बेस्ट, क्योंकि आपको वो सिलेक्टेड कैंडिडेट में से एक होना है, तो आपको बेस्ट ही लिखना होगा, बेस्ट ही परफॉर्म करना होगा और उस बेस्ट आइडियोलॉजी के साथ अपना एग्ज़ाम देना है। जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है। आई नो आप सभी कहीं न कहीं वर्किंग है या फैमिली है, किड्स हैं, सभी बहुत बिज़ी हैं, सबका मैं जानती हूँ। फिर भी आपने कोशिश की है। कई ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने कल ही जॉइन किया है, परसों ही जॉइन किया है, ऐसे भी हैं जिन्होंने आज कोचिंग जॉइन किया है, ऐसे भी हैं। लेकिन आपने एक इनिशिएशन लिया है, मैं ये कहूँगी। आपने उस शुरुआत को माना है कि एग्ज़ाम देना है तो कुछ तो शुरुआत हो। अगर आपने इतना भी सोचा है ना तो कोई मैटर नहीं करता कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, कितने मेहनत कितने महीनों से पढ़ाई कर रहे हो। अंत में जो जीता वही सिकंदर होता है। ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। यहाँ आपका राइटिंग, आपका तरीका, आप कितना अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या-क्या पॉइंट्स को हाइलाइट कर पा रहे हो, हेडलाइन लिख रहे हो, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, फिर जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है ना? तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बी कूल, बी काम, जो हो सके बेस्ट करना है, अपने बेस्ट देना है, ठीक है? नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग। ओके देन, विश यू ऑल द बेस्ट। जितना हो सके अपना बेस्ट दीजिए, स्टे कूल एंड काम और इस अपॉर्च्युनिटी के लिए अपना एज़ अ विन-विन सिचुएशन करके अपना अचीव करके आइए। ओके देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू मैम। ओके, ओके।